स्वागत है आप सभी का पावर बीआई के इस थर्ड चैप्टर में। अब पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, फिर हमने पावर बीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। उसके बाद हमने डेटा कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पावर बीआई का सेटअप करना सीखा और फिर उसके बाद हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुना कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्यों होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। हमने फिर ये जो रिबन होती है वो डिटेल में पढ़ी, जैसे कि होम सेक्शन में क्या होता है और फिर ये सारी चीज़ें जो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में क्या क्या होता है। हमने ये क्लोज एंड अप्लाई के बारे में सुना, फिर किस वक्त हमें क्लोज अप्लाई वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर न्यू सोर्सेज क्या है, फिर एंटर टेबल मतलब हमने अगर कोई और डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर कोई और डेटा हमें ऐड करना हो तो वो सारी चीज़ें। फिर ये एडवांस्ड एडिटर के बारे में हमने पढ़ा। एम लैंग्वेज होती है पावर बीआई की लैंग्वेज, उसको मैशअप लैंग्वेज कहा जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर ये जो मैनेज कॉलम्स, रेड्यूस रोज़ वाला जो सेक्शन था जहाँ पे हम लोग रोज़ के बारे में जानते थे, और या फिर रोज़ को रिमूव करना, डुप्लिकेट करना, वो सारी चीज़ें, मूव करना, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। ये जो रिमूव कॉलम्स है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर ये सॉर्टिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ हमें अगर हायर टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर जाननी हो तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। स्प्लिट कॉलम क्या होता है, डेलीमीटर क्या होता है, स्प्लिट कॉलम में डेलीमीटर को यूज़ कैसे करेंगे और कॉलम किस बेसिस पर स्प्लिट करेंगे। जैसे कि अभी डेलीमीटर, हम कस्टम डेलीमीटर भी ले सकते थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। ग्रुप बाय के बारे में हमने पढ़ा। ग्रुप बाय मतलब क्या होता है, कैसे हम कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हैं, और वो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। जैसे कि रिप्लेस वैल्यू करने हो अगर किसी चीज़, एंड स्प्लिट कॉलम तो वो तो हमने पढ़ ही लिया था। डेट के बारे में हमने पढ़ा कि डेट अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर डेट है तो उसके साथ हम लोग मंथ कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वीक ऑफ द डे, या फिर कोई भी चीज़ जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम कैसे उसे न्यू कॉलम में एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। किसी भी चीज़ को न्यू कॉलम में ऐड करना, वही सारी चीज़ें टाइम के साथ भी है। अगर हमारे पास टाइम का कोई कॉलम है तो हम सिर्फ टाइम निकाल सकते हैं, पार्स कर सकते हैं, वैसी सारी वो जो चीज़ें हैं जो हम न्यू कॉलम में ऐड कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द ड्यूरेशन, अगर हमें ड्यूरेशन का भी कॉलम प्रेजेंट हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप जो देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स, इसमें आर स्क्रिप्ट्स एंड पाइथन स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। तो हमें आज वाले वीडियो में हम लोग आर स्क्रिप्ट और पाइथन स्क्रिप्ट के बारे में जानने वाले हैं कि ये स्क्रिप्ट्स क्या होती है, किस लिए हमें स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। अभी कोई लोग अगर उन्हें आर प्रोग्रामिंग आती हो, पाइथन प्रोग्रामिंग आती हो और उसके थ्रू उन्हें अगर विजुअलाइजेशन करना हो तो भी हम पावर बीआई में कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है। पर उसके पहले मुझे ये ऐड कॉलम वाला थोड़ी सी एक चीज़ें बतानी है। तो ऐड कॉलम में आप ये जो कॉलम देख सकते हो, ये जो सेक्शन है वो मुझे बताना है। तो ये जो कस्टम कॉलम है, कस्टम कॉलम इन द सेंस हमें क्या करना होता है कि हमारे पास अगर कोई कॉलम किसी कंडीशन या फिर किसी फॉर्मूला के बेस्ड हमें खुद से क्रिएट करना हो मतलब, तो फिर हम इस कस्टम कॉलम ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगर हमें कोई कॉलम मतलब कोई कंडीशन हो उस बेस पे अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई कंडीशन दी हुई, जैसे कि हम अभी एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन अगर कोई कंडीशन हो तो जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो पहले ये कहता है कि हमें नेम जो भी हमें उस कॉलम को देना है। अभी हम न्यू कॉलम तो क्रिएट करने वाले हैं, तो फिर अभी कोई तो एक कॉलम जिसके बेस पे हमें कंडीशन देनी है, तो वो कॉलम नेम आपको सिलेक्ट करना होगा पहले। तो हम एज को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ऑपरेटर देना पड़ेगा हमें। ऑपरेटर मतलब कि इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए, वैसी वाली कंडीशंस हमें देनी होती है यहाँ पर। तो कोई भी एक ऑपरेटर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट के नीड, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अभी मैं यहाँ पे इस ग्रेटर देन सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर वैल्यू देनी होती है कि अगर एज, मान लो कि एज अगर
18 से ऊपर उनका एज हो, ऐसे हमें अगर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आउटपुट हमें क्या होना चाहिए कि दे आर एल्डर और लाइक दैट, सो एलिजिबल, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर कोई और कंडीशन दे देंगे, अगर नहीं हो तो फिर और कंडीशन या फिर नॉट एलिजिबल, ऐसी हमने कंडीशन दे दी तो वो सॉर्ट करेगा। और वैसे एज के हिसाब में जो भी 18 से ऊपर हो उनको उनके कॉलम में एलिजिबल प्रिंट कर देगा, और अगर जो नहीं हो उनके इसमें नॉट एलिजिबल प्रिंट कर देगा। तो फिर हम ओके क्लिक कर देंगे एंड हमारा कस्टम कॉलम नेम होगा उसका कस्टम। ओके, तो कस्टम करके एक कॉलम ऐड होगा जो इस कंडीशन के बेस पे बना होगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती हो तो ये आप जल्दी से समझ पाओगे। तो ओके क्लिक करने के बाद हमारे पास कस्टम करके एक कॉलम ऐड हुआ है जिसमें एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल प्रिंट हुआ है। तो ये एज के बेसिस पर है, तो एज के बेसिस पर ये कॉलम ऐड किया गया, इसलिए एज में जो भी 18, और अगर आपको उसमें जो भी वैल्यूज़ देखनी हो कि इस कॉलम में क्या क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एलिजिबल लोग या फिर नॉट एलिजिबल लोग देखने हैं तो आप सिलेक्ट करके नॉट एलिजिबल के बॉक्स को सिलेक्ट कर देंगे एंड फिर ओके क्लिक कर देंगे, तो यू कैन सी दोज पीपल हु आर नॉट एलिजिबल। तो नेक्स्ट फॉर्मेट में देखेंगे हम लोग कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। डेट टाइम वो तो हमने देखा ही है। तो अभी हमारे पास ये जो विजुअलाइजेशन में जो है मतलब व्यू में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैलिड है, एरर है, ये सारी चीज़ें इस कॉलम को डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं, मतलब उसमें कितनी परसेंट चीज़ें वैलिड है, 100% वैलिड है, एरर कितना परसेंट है, एम्प्टी कितना परसेंट है, तो ये सारी चीज़ें वो दिखा रहा है। तो ये जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ करके, यूनिक वैल्यूज़ करके जो भी ये बार्स आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं वो हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोनोस्पेस्ड वो क्लिक किया है, शो वाइट स्पेस्ड है, कॉलम क्वालिटी है, तो ये जो कॉलम प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें इस वजह से आ रही है। अगर आप कोई भी एक बॉक्स अनक्लिक कर दोगे तो आप देख सकोगे कि वैलिड वाला ये जो है वो निकल जाएगा। कॉलम क्वालिटी हमने डीसेलेक्ट कर दी तो फिर ये जो एम्प्टी वैलिड वो करके जो परसेंटेज शो हो रहे थे तो वो चले गए। अगर हमने कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में अभी इसको भी अगर हमने ऑफ़ कर दिया तो फिर वो भी जो बार्स थे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी, तो वो भी ऑफ हो चुका है। पर हमें वो चाहिए हो कि वो हमें डायरेक्टली बता देता है, कॉलम की पूरी क्वालिटी ही बता देता है, तो हमें वो आसानी से पता चल जाता है कि इसमें एरर कितना है एंड ऑल सारी चीज़ें पता होती हैं। अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो किसी कॉलम का तो आप क्या कर सकते हो, ये कॉलम प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो। उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमें ये कॉलम प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। जो भी कॉलम में जो चीज़ें होती है, मतलब जैसे आपको अगर काउंट पता करना हो या फिर एरर कितना परसेंट है, वो सारी चीज़ें, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है, यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, एडिशनल ये क्या देता है आपको, मिन, मैक्स, एवरेज, ये जो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपको एडिशनल में दे देता है। तो वो भी तो हमें पता करनी होती है कभी कभी, एक कोई भी कॉलम के हिसाब से अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमें पता चल जाती है अगर हम कॉलम प्रोफाइल को भी सिलेक्ट करेंगे तो। बट मोस्टली कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम प्रोफाइल वो सारी चीज़ें पता होती है। तो अभी स्क्रिप्ट्स, तो इस वाले वीडियो में हम क्या सुनेंगे कि व्हाट इज़ आर प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट्स क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इन दोनों में लाइब्रेरीज़ होती है, तो वो लाइब्रेरीज़ क्या होती है वो हम जानेंगे। फिर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पाइथन का सेटअप कर लेंगे, एनाकोंडा का सेटअप कर लेंगे। अभी हम वर्क कर रहे हैं डेटा के साथ, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है, तो इसलिए हम डेटा के बारे में जानेंगे और थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जैसे कि जस्ट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा मशीन लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज़ आर प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो आर प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर
एनवायरनमेंट होता है जो मोस्टली स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए डिज़ाइन किया होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से जानते हो, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन और उस सब में आप एक्सपर्ट हो, तो फिर आप आर प्रोग्रामिंग के साथ जा सकते हो। तो सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट डिज़ाइंड फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस। तो आर प्रोग्रामिंग हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल, मतलब यहाँ पे अगर आर प्रोग्रामिंग जा रहे हो तो आप स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग करोगे, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आर प्रोग्रामिंग मोस्टली कहाँ यूज़ की जाती है? तो एकेडमिक, रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज़ दैट रिक्वायर डीप डेटा एनालिसिस। जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स होते हैं, उनमें डीपली डेटा एनालिसिस करना हो, कीपिंग इन द सेंस द फैक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, ओके, तो फिर हम वहाँ पे आर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो फिर फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, उन सारी जगहों पे भी आर प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है। तो आर इज़ ओपन सोर्स एंड हाईली एक्सटेंसिबल। आर मतलब क्या होता है कि ओपन सोर्स मतलब ये हर कोई सॉफ्टवेयर, हर कोई ओएस उस पर चल जाएगी और ओपनली अवेलेबल है। मतलब हमें कुछ परचेज़ नहीं करना है आर प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए या आर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेजेस आर अवेलेबल विथ वेरियस स्टैटिस्टिकल एंड डेटा मैनिपुलेशन टास्क। हमारे पास ये पैकेज क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो और इंटीग्रेट विद डिफरेंट टूल्स, मतलब जो भी टूल्स होते हैं उनके साथ भी ये मिलके काम कर लेती है। और आर प्रोग्रामिंग किसने क्रिएट की थी? तो रॉस आका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, और अर्लीज 1990 में ये उन्होंने क्रिएट की थी। तो हम आर प्रोग्रामिंग के बारे में बस जानेंगे क्योंकि हम पाइथन को यूज़ करने वाले हैं और उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग ये पुरानी इसमें यूज़ की जाती थी। तो व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग? पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो पाइथन इज़ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये तो हमें पता है कि पाइथन, बहुत सी बारे में हमने पाइथन के बारे में सुना भी है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब क्या होता है कि हम ह्यूमंस, अभी देखो, कंप्यूटर तो ह्यूमन की बातें नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को अगर हम हिंदी में कोई इंस्ट्रक्शन दे दे तो वो नहीं जानेगा, उसे तो वो नहीं पता होगा, राइट। अगर हमें उसे कह दे कि स्विच हो जा भाई, ऑन हो जा, वो तो खुद से नहीं कर पाएगा, हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। और हमें जो लैंग्वेजेस आती है, तो अभी मुझे तो 3 लैंग्वेजेस आती है, तो आपका पता नहीं, आपको कोई और लैंग्वेजेस भी आती होगी। तो फिर जो हमें लैंग्वेज आती है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी, जो कंप्यूटर को आती है वो हमें समझ नहीं आएगी। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम आती है। और फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो फिर हम इंसान, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज है लेकिन हम इंसान भी ईजीली समझ पाते हैं, तो उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और मोस्टली यूज इन डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, वो सारी चीज़ें तो ठीक ही है। डेटा विजुअलाइजेशन के किस काम के में ये प्रोग्रामिंग आएगी वो हम जानेंगे। पाइथन ये सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी, उसकी रीडेबिलिटी इतनी सिंपल है जैसे कि हमें लग रहा हो कि हम कोई इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, इसीलिए वो बहुत सिंपल होती है रीड करने के लिए। तो पावर बीआई हमें क्या करता है? Power BI allows you to use Python for data cleaning, transformation, creating visualizations. Power BI हमें हेल्प करता है कि पाइथन के साथ हम लोग डेटा क्लीन कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअलाइजेशंस। हम अभी जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं पाइथन के। तो डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं हम कस्टम विजुअलाइजेशन, खुद से जो हमें विजुअलाइजेशंस चाहिए, विजुअलाइजेशंस जैसे कि कोई बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, डोनट चार्ट हो, वो सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन अगर हमें कुछ और उसमें ऐड करना हो तो फिर हम लोग ये पाइथन के साथ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन होता है। मैं एक आपको सैम्पल दिखाऊंगी कि हम मशीन लर्निंग का कोई कोड अगर हो तो उसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे पाइथन की मदद से। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इन द सेंस कि डिफ़िकल्ट अमाउंट या फिर बहुत ही हाई डेटा हो, समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा हो, तो उसे भी हम पाइथन की वजह से हैंडल कर सकते हैं। पाइथन का ये एडवांटेज ही है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन विथ APIs, ये APIs क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। अभी मैंने पहले कहा था, जब मैं आर के बारे में बात कर रही थी,
कि लाइब्रेरी क्या होती है। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजेस होते हैं और उसमें लाइब्रेरीज होती है। मतलब अभी लाइब्रेरीज़ के बारे में जानते हैं। पैकेज मतलब ही लाइब्रेरी, आप ये कंसिडर करके अभी चलो, मतलब वो होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन आप अभी के लिए ये सुन लो। तो लाइब्रेरी क्या होती है, पहले हमारे पास नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, साइकिट-लर्न है। अभी इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन होता है, जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करते हैं। हम पाइथन में अगर लीस्ट पढ़ेंगे तो एडवांस्ड लीस्ट जो होती है, एरेज जो होते हैं, तो वो हम नमपाई की वजह से कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए नमपाई होती है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटिंग एरेज जो होते हैं, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी लीस्ट का और एरे का कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट उनमें होता है कि जो हम उनमें एडवांस्ड चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो नमपाई की वजह से हम लोग एरेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे होता है पांडास। पांडास में क्या होता है कि डेटा मैनिपुलेट करते हैं, हम डेटा को चेंज करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पांडा की वजह से कर सकते हैं। पर ये लाइब्रेरीज़ होता क्या है कि अगर इन्हें कंसिडर कर लो कि एक फ़ोल्डर है और फोल्डर के अगर हमारे पास कोई इमेजेस का फ़ोल्डर है तो उसमें सिर्फ इमेजेस स्टोर्ड होगी। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल्स का फ़ोल्डर है तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स होगी। तो फिर अगर हमें चाहिए, मुझे कोई इमेज लेनी, तो मैं सीधा डायरेक्टली इमेजेस वाला फ़ोल्डर ओपन करूँगी और उसमें से मेरी जो भी इमेज चाहिए वैसे ले लूँगी। तो वैसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नमपाई होता है, जिसमें सिर्फ एरेज के लिए, लीस्ट के लिए वैसे वाले ऑपरेशंस प्रेजेंट होते हैं, वैसे वाले फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो हमें अगर लीस्ट के साथ काम करना है तो हम डायरेक्टली नमपाई को इंस्टॉल करेंगे और जैसा भी हमारा कोड है वैसा एक लाइन या फिर 2 लाइन में हम लोग बता देंगे हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन है। अगर हमें डेटा क्लीन करना हो तो सिंपली पांडास को इंस्टॉल करेंगे और फिर वैसे उसके साथ वर्क करेंगे। तो पांडास मोस्टली टेबुलर डेटा पे वर्क करता है, उसमें डेटा फ्रेम्स होते हैं, सीरीज़ होती है, वो मैं आपको बता दूँगी आगे। पर हमारे पास पांडास है जो डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए होता है। फिर मैटप्लॉटलिब आता है। मैटप्लॉटलिब बेसिक प्लॉटिंग के लिए होता है। अगर हमारे पास कोई, हमें अगर सिंपल कोई प्लॉट करना, जैसे कि कोई बार चार्ट हो, जो सिंपली सिर्फ बार चार्ट ही प्लॉट करना है हमें, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम उसको बता देंगे और फिर मैटप्लॉट इम्पोर्ट करके फिर प्लॉट कर देंगे। तो वैसे अगर हमें कोई बेसिक प्लॉटिंग करनी हो, स्टैटिस्टिक्स के साथ वर्क कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन करनी है, तो हमें प्लॉट तो करना ही पड़ेगा, कोई तो विजुअलाइजेशन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो हमें मैटप्लॉटलिब होती है इसके लिए। फिर आती है सीबॉर्न। सीबॉर्न क्या होता है कि एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग। अभी ठीक है, हम मैटप्लॉटलिब के साथ बेसिक प्लॉटिंग तो कर लेंगे, लेकिन हमें कुछ एडवांस्ड चीज़ें होती है जो प्लॉट करनी होती है। अगर हमें एक ही बार चार्ट में कोई और चीज़ें भी प्लॉट करनी हो, कोई उसमें ही एक और विजुअलाइजेशन क्रिएट करना हो, या फिर उसके साथ रिलेटेड कोई और विजुअलाइजेशन करना, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। बेसिक प्लॉटिंग तो ठीक है, लेकिन उसे कनेक्ट करके और कोई प्लॉट करना हो चीज़ें, तो उसके लिए हमें सीबॉर्न लाइब्रेरी होती है। इसका यूज़ केस भी क्या होता है कि मेकिंग डिटेल्ड ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशंस। तो साइकिट-लर्न के बारे में पढ़ते हैं। साइकिट-लर्न मशीन लर्निंग के लिए होते हैं, उसे हम देखेंगे। तो अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जानते हैं। कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हो तो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में, किसने लिखी, कब आई, उसके लिए हमें प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, और उस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो ये हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। मतलब अगर ये कौन सी लैंग्वेज कंपाइल्ड है, कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटेड है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो पाइथन दोनों हैं, ठीक है, पर मैं आपको कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का डिफरेंस बताती हूँ। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज कैसी होती है, सोर्स कोड इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। ये लैंग्वेज क्या होता है कि मशीन को समझ में आना चाहिए लैंग्वेज। तो अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जानते हैं। तो कंपाइल लैंग्वेज क्या होती है कि अगर हमें, जब भी हम कोड लिख रहे हो किसी लैंग्वेज में, और वो कोड एक साथ, मतलब जब हम पूरा कोड लिख लेंगे उसके बाद हम रन का बटन या फिर एग्जीक्यूशन का बटन दबाते हैं, राइट। तो जब हम एग्जीक्यूशन का बटन दबाएंगे तो वो पूरा कोड एक साथ रन होगा, ठीक है। इमेजिन कर लो कि एक रेस लगी है, गो बोलोगे और फिर वो सभी एक साथ दौड़ने लगेंगे, ऐसे टाइप। वही इंटरप्रेटेड में क्या होता है,
एक बाय एक लाइन को वो लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर उसके बाद वाली लाइन, फिर उसके बाद वाली लाइन। इसमें टाइम जाएगा लेकिन उसमें रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा। मतलब जब हम लिख रहे हो एक लाइन हमारी हो गई लिख के, तो फिर वो उस एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर उस एक में एरर है तो वो हमें आगे नहीं जाने देगा या फिर आगे काम नहीं करने देगा। तो वैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस होता है। तो अभी हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप ब्राउज़र पे जाके python org करोगे, डाउनलोड्स करोगे, तो फिर आपको ये इंटरफेस दिखेगा और इसमें डाउनलोड का ये जो बटन है उस पर आप क्लिक करोगे, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी पाइथन का वर्जन क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 3.1 3.1 ऐसा वर्जन करके है। तो आप ये डाउनलोड करोगे। डाउनलोड के बाद आपको इंस्टॉलेशन करना होता है। इंस्टॉलेशन में आपको फर्स्ट ऐसी इंटरफेस दिखेगा जब आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऐड पाइथन exe टू पाथ, इसको भी आप सिलेक्ट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वरना हम थोड़ा सा पाथ का इशू हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये भी आप इंस्टॉल कर लोगे, फिर आपको वर्जन भी पता है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी स्टार्ट तो हो ही चुका है। फिर जब वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि लाइब्रेरीज़ के बारे में। फिर लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कैसे करना है। अभी हमने पैकेजेस और वो सारी चीज़ें तो देखी थी, जो हमारी नमपाई पांडाज वो सारी थी, तो वो हमें इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। ये मैंने उसके सिंटैक्स लिख के रखे, लेकिन हमें ये कहाँ पे करने हैं, ये हमें कमांड प्रॉम्प्ट में करने हैं। उसके लिए आप सिंपली सर्च में जाओगे और फिर वहाँ पे आप CMD या फिर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। तो अभी जब हमारे डिफ़ॉल्ट होता है सिस्टम्स में, ओके, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे और फिर उसमें जो भी मैंने वो इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज़ करके जो भी मैंने कमांड्स नोट किए थे वो हमें यहाँ पे डालने हैं। अगर आपको अभी पाइथन का जो वर्जन है जो अभी आपने इंस्टॉल किया वो याद है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं भी है तो भी हम चेक कर लेंगे। और ये चेक क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में प्रॉपरली पाइथन इंस्टॉल्ड हुई है कि नहीं हुई है। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, py, या फिर हम इसकी जगह पाइथन भी लिख सकते हैं, ओके। तो py स्पेस देना है, हाइफन हाइफन करके वर्जन लिखना है, ठीक है, और फिर एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद अगर आपका सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड हुई है प्रॉपरली तो फिर पाइथन का वर्जन प्रिंट करके आएगा। अगर नहीं हुई है तो फिर वो कोई एरर शो कर देगा, ठीक है। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे आपको वर्जन दिख जाएगा, जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया है तो फिर वो आपको दिख जाएगा। तो अभी मेरे सिस्टम में 3.1 ये वाला वर्जन इंस्टॉल हो चुका है एंड प्रॉपरली पाइथन का सेटअप इंस्टॉलेशन वो हमारा प्रॉपरली हो चुका है। तो अभी हम लोग वो लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, जैसे कि py-m pip इंस्टॉल numpy, यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर खुद से टाइप भी कर सकते हो। मेरी मानो तो खुद से टाइप करो, उससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना तो हमें खुद से ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। अगर वो इजीली अवेलेबल हो स्टिल हमें खुद से टाइप कर लेना चाहिए। प्रोग्रामिंग में तो ये करना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या कमांड थी, py स्पेस -m pip इंस्टॉल numpy और फिर एंटर दबा देना है, ठीक है। फिर वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे सिस्टम में मैंने numpy ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था, इसीलिए वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन आपके सिस्टम में अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो थोड़ा टाइम लेगा और आप देखोगे कि इंस्टॉल्ड, फुल्ली इंस्टॉल्ड ऐसा करके कोई आपके पास कमांड आएगा। तो चलो नेक्स्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या थी हमारे पास, पांडाज है। तो py स्पेस -m स्पेस pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस पांडाज। ये लाइब्रेरीज़ की जो नेम्स है ना वो भी आप स्पेसिफिकली चेक करना कि आप क्या डाल रहे हो। अगर यहाँ पे p डाल रहे हो तो p कैपिटल डालोगे तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा, प्रॉपरली वो पहचान नहीं पाएगा कि यही लाइब्रेरी आपको चाहिए, इसलिए।
तो अभी हमारे पास और क्या क्या है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉर्न है। साइकिट-लर्न को अभी हम अगर ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हम मशीन लर्निंग के बारे में कुछ कनेक्ट करने वाले तो है नहीं। तो फिर आप लोग नेक्स्ट कौन सी लाइब्रेरी थी, मैटप्लॉटलिब थी, वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिए भी क्या है, py स्पेस -m स्पेस pip स्पेस इंस्टॉल एंड फिर मैटप्लॉटलिब। तो फिर वो भी इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, तो इसीलिए वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई कह रहा है। आप ये स्टेप्स प्रॉपरली करो। और अगर आप में आपके सिस्टम में py को एरर दे रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, तो फिर आपको पाइथन करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पिप का वर्जन वो पहचान नहीं पाता, तो वो भी आपको प्रॉपरली सेटअप कर लेना है, ठीक है। और ये जो कमांड है वो प्रॉपरली याद कर लेना। सभी कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी हो तो आप यही आपको टाइप करना होता है। जस्ट फिर जैसे भी जो भी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे टाइप करनी होती है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो वर्जन भी हमें दिखाया गया है कि उस लाइब्रेरी का भी कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आप बाकी की लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। सीबॉर्न भी कर लेना, साइकिट-लर्न भी कर लेना। अभी चाहिए तो नहीं, लेकिन फिर भी। तो अभी हम एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, उसका भी सेटअप होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आपके ब्राउज़र पे जाएंगे और फिर वहाँ पे एनाकोंडा डाउनलोड करके टाइप करेंगे। तो आप एनाकोंडा डाउनलोड करके करोगे और पहली जो लिंक आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो ईमेल एड्रेस है ये सारी चीज़ें आप अपने कर लेना। फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पे आपका अगर क्लिक करोगे तो फिर डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप साइन इन मत करना, कोई अकाउंट ओपन मत करना, फ्रीली डाउनलोड करोगे तो वो भी आपको हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में कुछ एक फ़ोल्डर आएगा और फिर वह उसे डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। फिर जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा तो ये वाला इंटरफेस आपके पास होगा। आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको वो जो इंस्ट्रक्शंस पूछेगा उसको फॉलो कर लेना। फिर उसके बाद ये जो पाथ पूछेगा जो जहाँ भी आपको स्टोर करना है, तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग देना या फिर डिफ़ॉल्ट वन ही रख लेना। स्पेस रिक्वायर्ड वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई है, तो फिर वो आप कर लेना और नेक्स्ट क्लिक कर देना, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, एक बार हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है। तो अगर आपने पूरा पाइथन का सेटअप, एनाकोंडा का सेटअप प्रॉपरली इंस्टॉल किया हो तो फिर आपको क्या होगा, एक बार ये लोड होने दीजिए, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो अगर आपने प्रॉपरली एनाकोंडा, पाइथन सभी कुछ इंस्टॉल कर लिया हो, सेटअप कर लिया हो, तो फिर आप आपके सर्च बार में जाएंगे और फिर वहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर टाइप करेंगे। तो एनाकोंडा नेविगेटर आपको ओपन करना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। उसमें वो थोड़ा टाइम लेगा। एनाकोंडा पे आप साइन इन मत करना, कोई अपना अकाउंट मत बनाना, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें जो चाहिए उसको हम फ्रीली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है हमें वो चाहिए, तो वहाँ पे जो लॉन्च का ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे एंड फिर हमारे लिए जुपिटर नोटबुक ओपन होगी। यहाँ पे हम लोग पाइथन का जो कोड होता है वो यहाँ पे करने वाले हैं और उसके थ्रू भी हम विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम पावर बीआई में ही करने वाले हैं, इसलिए हम उसको क्लोज़ कर देते हैं और पावर बीआई चले आते हैं। तो पावर बीआई में आपको अगर क्वेरी एडिटर में जाना हो तो फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या, फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट्स में आएंगे और यहाँ पे आप अगर इस रन पाइथन स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आएगा। उस पॉपअप बॉक्स में आप एक कोड लिख सकते हैं। अगर आपको मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन करना हो तो मशीन लर्निंग के कोई मॉडल का अगर आप इसमें कोड या फिर स्क्रिप्ट कहेंगे हम लोग उसे, उस स्क्रिप्ट को अगर हम इसमें राइट करेंगे
और फिर ओके कर देंगे, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अभी तो मेरे पास कोई सैम्पल है नहीं, या फिर अभी हम नहीं करने वाले ये। लेकिन आपको अगर मशीन लर्निंग के साथ इंटीग्रेशन करना हो तो आपके पास अगर कोई पाइथन वाला कोड हो अवेलेबल, स्क्रिप्ट हो अवेलेबल, तो आप उसमें डाल सकते हैं एंड देन यू कैन विजुअलाइजेशन, यू कैन मेक विजुअलाइजेशन थ्रू दैट। तो अभी हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर हमने इंस्टॉल किया है एंडोकोंडा तो पहले हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके पावर बीआई में एंडोकोंडा का एनवायरनमेंट है तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें, जब हम सेटिंग्स में जाएंगे, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में जाएंगे, तो फिर जब आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको आर स्क्रिप्ट एंड पाइथन स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन दिखेगा। जब आप पाइथन स्क्रिप्टिंग में जाओगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो अभी मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसीलिए इसने दिखा दिया है कि एक एनवायरनमेंट है मेरे पास। अगर नहीं हो तो आपके पास, जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कोई एनवायरनमेंट वो दिखाएगा नहीं। तो फिर आपको क्या करना होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें सर्च बार में जाना होता है और उसमें एंडोकोंडा प्रॉम्प्ट डालेंगे। ओके, सर्च में जाएंगे और फिर एंडोकोंडा प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो जब हमने एंडोकोंडा अगर प्रॉपरली इंस्टॉल किया हो तो हमें एंडोकोंडा नेविगेटर भी दिखेगा और एंडोकोंडा प्रॉम्प्ट भी दिखेगा। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही है लेकिन एंडोकोंडा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो वो आपको डिफरेंस समझ लेना है कि एंडोकोंडा प्रॉम्प्ट एंड कमांड प्रॉम्प्ट है डिफरेंट। तो फिर अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एनवायरनमेंट है और वो एक्टिव भी हो चुका है या फिर वो एक्टिव नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जो बेस लिखा है वो हमें बताएगा। अगर मैंने कोई एनवायरनमेंट क्रिएट किया है भी है और वो एक्टिव नहीं है या फिर है, अगर वो एक्टिव होता तो यहाँ पे बेस लिखा नहीं आता, यहाँ पे वो एनवायरनमेंट का नेम लिखा हुआ आता। ठीक है, तो अभी तो कोई एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं है इसीलिए यहाँ पे बेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्रिएट किया जाता है, एक्टिव किया जाता है या फिर डीएक्टिवेट किया जाता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो फिर क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, तो हमें लिखना होता है कॉन्डा, फिर स्पेस देना होता है क्रिएट, फिर एक स्पेस देंगे, हाइफन हाइफन करके नेम लिखेंगे। और फिर आपको जो भी एनवायरनमेंट का नेम देना है तो वो हम देंगे। तो अभी मैंने एनवायरनमेंट 1 करके नेम दे दिया है मेरे एनवायरनमेंट को। और फिर अगर आपको पाइथन लिखना है और फिर आपको पाइथन का वर्जन भी नोट करना होता है यहाँ पे। तो पाइथन का वर्जन आपको याद नहीं हो तो हम कमांड प्रॉम्प्ट अगर ओपन हो तो वो यहाँ पे जाके देख लो या फिर से वो कमांड डाल दो। ठीक है, या फिर जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे तो वर्जन था ही, मेरे केस में 3.1 था, राइट, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में आके ये जो वर्जन था वो देखा, 3.1 है मेरे इसमें, तो फिर मैं वो उसमें तो फिर यहाँ पे आपको वो वर्जन टाइप करना होता है, 3.1 ये मैंने डाल दिया, इक्वल्स करके हमें वर्जन डालना है। ठीक है, तो फिर एंटर क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड के लिए वाई और एन, मतलब आपकी परमिशन पूछ रहा है ये, और फिर तो आप यहाँ पे वाई क्लिक कर देना। और ये जो न्यू पैकेजेस यहाँ पे दिखाया है, मतलब ये जो पैकेजेस है जो हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास आ रहे हैं, और ये जो हमने फिर से पाइथन का वर्जन एंड ऑल वो सारी चीज़ें वो दिखा रहा है, तो लोकेशन भी दिखाया। तो फिर आपको यहाँ पे वाई क्लिक कर देना है क्योंकि हमें परमिशन देनी होगी आगे बढ़ने के लिए। तो वाई टाइप करके एस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो जब हमने शुरुआत में ही कहा था कि मैंने कोई एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है पर मैंने वो एक्टिवेट नहीं किया है, तो एनवायरनमेंट एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं।
हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसका नाम था एनवायरनमेंट 1, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये भी जो है कॉन्डा एक्टिवेट एनवायरनमेंट 1, हम उससे एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर कॉन्डा डीएक्टिवेट करेंगे, तो जो भी एनवायरनमेंट में हम एंटर्ड थे वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी तो कोई एनवायरनमेंट है नहीं, राइट, एक्टिवेटेड कोई एनवायरनमेंट अभी के लिए नहीं है। और वो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस लिखा आ रहा है, राइट। तो इसीलिए तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कमांड को कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे नीचे ही पेस्ट कर देंगे। बट मेरी मानो तो खुद से लिखो, क्योंकि खुद से लिखने की वजह से हमें वो याद रह जाती है, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं, अभी सामने भी तो है, तो इसीलिए कॉन्डा स्पेस एक्टिवेट स्पेस एनवायरनमेंट 1। तो अभी हमें ये याद हो गई, अभी हम कॉपी भी कर लेंगे उसको, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा एरर दे रही है। कॉपी कर लो और यही नीचे पेस्ट कर दो और फिर एंटर क्लिक कर दो। तो देखो एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है, हमारा जो एनवायरनमेंट 1 था वो एक्टिवेट हो गया है। और वो हम कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे बेस की जगह एनवायरनमेंट 1 लिख के आ गया है, राइट। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट हमने किया वो अभी एक्टिवेट हो चुका है, इसे हम एनाकोंडा एनवायरनमेंट कहेंगे और ये हमें नीडेड है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो फिर हमारी जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली, हम जो कोड है ना वो कर नहीं पाते प्रॉपरली। तो इसीलिए हमारे पास ये एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड होना ज़रूरी है। तो अभी हम पावर बीआई में चलते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ये फाइल थी और ये जो पाइथन स्क्रिप्ट का ऑप्शन था तो वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो पावर व्यू मतलब ये जो विजुअलाइजेशंस वाला पार्ट है इसमें हमारे पास ये पाइथन विजुअल करके है, तो हमें उसे सिलेक्ट कर लेना है विजुअलाइजेशंस के थ्रू। तो जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर है, वहाँ पे हमें कोड लिखना होता है पाइथन का, या फिर जो भी स्क्रिप्ट्स है वो हमें यहाँ पे नोट करनी होती है। और ये जो है, एक मिनट में इसकी ज़रूर साइज़ थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। तो ये ठीक है, इतना ये दिख सकती है। और फिर एडिटर में हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जब आप पाइथन स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, तो उस पर आप एनेबल कर देना। और हमें इसके लिए थोड़ी एक अलग डेटा फाइल चाहिए होगी, तो हम उसे ले लेते हैं। मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखी थी एग्जाम्पल के लिए, तो हम उसे ले लेते हैं। तो उसे सिलेक्ट कर लिया, टाइम लेगा वो थोड़ा, ठीक है। तो ये उसका प्रीव्यू है जो भी उस फाइल में था। ये मैंने बहुत छोटी फाइल और सिंपल फाइल ली है ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये उसका प्रीव्यू है, उसमें जो भी चीज़ें प्रेजेंट है वो कॉमा है, सेपरेटर और डेली में। अब वो CSV फाइल थी तो वो कॉमा सेपरेटर है, ओके। और ये सारी चीज़ें उसमें थी। अभी के लिए हम लोग लोड डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, इसके साथ अब मैं ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मुझे है नहीं जो ट्रांसफॉर्म करनी है या क्लीन करनी है। अभी के लिए हम लोग ये पाइथन के लिए मतलब पाइथन स्क्रिप्ट के लिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसलिए इसे कुछ क्लीन वगैरह अभी मैं करते नहीं बैठने वाली, क्योंकि हमें सिर्फ देखना है अभी के लिए कि हम यूज़ कैसे करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट्स को। तो इसीलिए मैं अभी के लिए लोड ऑप्शन के साथ जा रही हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू गो विद द लोड डेटा ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये सारी चीज़ें उस फाइल में है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो ये हमारे पास उसमें प्रॉफिट है, R&D स्पेंड, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे वो लोड का ऑप्शन ले रहा है, मतलब लोड हो रहा है।
तो फिर वो टाइम लेगा। ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो दिखे। तो टाइम ले रहा है थोड़ा सा लोड होने के लिए। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट एडिटर में जो भी ग्रीन कलर में है उसके पहले ना हैश का सिंबल है, तो उसे हम कमेंट्स कहते हैं। उसे कमेंट्स मतलब जो भी हम इस कमेंट में लिखेंगे या फिर जो भी इस कमेंट में के अंदर है वो कोई कोड नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। कमेंट को हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको हम एक ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि कोई एक बैड कमेंट है जिसको हमें इग्नोर करना है। इससे कोई डिमोटिवेशन नहीं लेना है, ये सिर्फ स्पेस लेगा अभी के लिए। पर कमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं कभी कभी। अभी हम यहाँ पे पाइथन नहीं सीख रहे क्योंकि, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स भी होती है पाइथन में, तो ये सारी चीज़ें इनको इग्नोर ही करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारा पाइथन स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पहले इंपोर्ट करनी होती है लाइब्रेरी। हमने लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल की थी, अभी इंपोर्ट करनी है। इंस्टॉल मतलब क्या किया है, हमने सिस्टम में लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल किया है। ठीक है, और इंपोर्ट करना मतलब अभी हम पाइथन स्क्रिप्ट एडिटर जो है यहाँ पे वो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर रहे, वह सिस्टम के पास थे, मतलब हमारे पास एक फ़ाइल में थी, अभी हमें वो चाहिए तो हम उस फाइल से उसे पिक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट है ये। तो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट स्पेस जो भी हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो हमने सीबॉर्न भी इंस्टॉल कर ली थी, राइट। तो उसे सीबॉर्न लिखेंगे और फिर एज करके SNS कर लिख देंगे। SNS ये इसका शॉर्ट फॉर्म, सीबॉर्न का शॉर्ट फॉर्म। अभी सीबॉर्न हमें बहुत बार इस लाइब्रेरी का नाम यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर हम हर बार सीबॉर्न ये नहीं करेंगे, हम सीबॉर्न को एज SNS, इसको एलाइज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। बहुत लंबा नेम हो तो हम उसको कुछ शॉर्ट नेम दे देते, तो वैसे ही हमने सीबॉर्न को SNS करके दे दिया। यह अभी मोस्टली यूज़ होता है इसलिए मैंने भी SNS से ले लिया है। तो फिर इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS करेंगे। फिर हमें कुछ प्लॉट करना है, राइट, हमें दिखाना है। अभी हम कोड पे नहीं, हम स्क्रिप्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं वो देखना है, तो हमें कुछ दिखाना है आउटपुट, राइट, विजुअलाइजेशन करना है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक प्लॉटिंग के लिए कौन सी लाइब्रेरी थी वो इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट करना होता है हमें। मैटप्लॉट में से हमें पाईप्लॉट चाहिए। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो हम डॉट दे के जो भी आगे लिखेंगे, मतलब उसमें से स्पेसिफिक हमें पता है, लाइब्रेरी में से भी स्पेसिफिक, अगर हमें किसी, अभी हमने इमेजेस का ये लिया था, राइट, फोल्डर का एग्जांपल लिया था, तो हमें इमेजेस में अगर एक पर्टिकुलर इमेज का नेम पता हो तो हम कैसे करेंगे, फोल्डर इमेजेस, और उसमें अगर मान लो उस इमेज का नाम A था तो फिर हम .a करेंगे, images.a ऐसा कर देंगे। तो इसलिए इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अभी इसको भी अलाइज दे देंगे एज PLT। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें शो करना है। शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, लाइब्रेरी तो होती ही है हमारे पास, SNS.pairplot। तो अभी क्या शो करना है, तो डेटा तो है ही हमारे पास, डेटा तो हम देख ही सकते हैं हमारे पास कितना सारा डेटा पड़ा है। डेटा इज इक्वल्स टू कौन सा, तो डेटा सेट्स में से जो डेटा है हमारे पास वो, तो उसके लिए हमें करना है। और हमने सिलेक्ट किया है प्रॉफिट, राइट, तो इसीलिए वो प्रॉफिट ही यूज़ होगा। तो डेटा में से जो डेटा सेट्स में से जो चीज़ें हैं जो हम सिलेक्ट करेंगे वो, तो फिर हमें सिंपल ये PLT.show, PLT हमने क्या किया था, मैटप्लॉटलिब किया था, राइट, PLT.show। तो मैटप्लॉटलिब में ये शो वाला फंक्शन है तो वो सिर्फ शो करेगा। तो फिर हमें यहाँ पर रन का बटन है, उसको हम क्लिक करेंगे एंड हमारा जो कोड है, सिंपल कोड है ये, उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा किया ही नहीं है, ये सिर्फ लिया है और शो कर रहे हैं। तो ओके, तो फिर वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, हमने रन बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोड हो रहा है। तो अभी देखेंगे हमारे ये जो सिंपल कोड है उसका रिज़ल्ट क्या आया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास चार्ट है, तो हमने ये पाइथन स्क्रिप्ट्स के थ्रू ये चार्ट किया है, प्रॉफिट वाला चार्ट, तो डेटा सेट्स में। तो अगर आपको कोई और चार्ट भी क्रिएट करना हो और विजुअलाइजेशंस भी करने हो तो हम स्क्रिप्ट्स भी कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग डेटा के साथ वर्क करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है? डेटा कोई रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं। रॉ फैक्ट्स को कलेक्ट करके फिर उसमें से कुछ मीनिंगफुल जो हमें इम्पॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें उसे निकाल लेते हैं, उसे अरेंज करते हैं, तो उसे कहते हैं डेटा। जब वो रॉ फैक्ट होता है तो उसे डेटा नहीं कहते हम प्रॉपरली। जब वो फॉर्मेटेड और स्ट्रक्चर्ड हो, जो भी हमें चाहिए वही वाला डेटा हो, तो फिर उसे हम डेटा कहते हैं। तो डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड ऑन वेरियस सोर्स। अभी ये वेरियस सोर्सेज क्या हो सकते हैं? वेब से हो सकते हैं, फाइल से हो सकते हैं, किसी के कंपनी का डेटा हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें। तो डेटा क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव होता है और रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी ऑब्जर्वेशंस को। कोई सर्वे लेंगे तो उनसे, लोगों से चीज़ें पूछेंगे, उनको क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसे भी हम लोग डेटा कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सारा डेटा हो उसे जब हम प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, जब हम समझते हैं उस डेटा को, तो फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बनता है, जो फिर इन्फॉर्मेशन कुछ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट हमें देती है। तो फिर उसे हम डेटा, प्रॉपर डेटा कह सकते हैं। जब डेटा जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दो, राइट, तो उसे हम प्रॉपर कह देंगे। तो डेटा के कितने टाइप्स होते हैं? डेटा की ये जो 4 टाइप्स यहाँ पे है वो होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है, नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है। तो ये सारे डेटा के कुछ टाइप्स हैं जो हम अभी पढ़ने नहीं वाले, लेकिन ये सारे टाइप्स है डेटा के। और हमें जब काम करना होता है तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कोई आइसक्रीम सेल्स का होता है डेटा है, अगर हमें कलेक्ट करना हो तो हम लोगों से पूछेंगे कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद आई, कौन सी नहीं आई, उसमें क्यों आपको पसंद नहीं आई। तो अगर उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाला चाहिए, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहें। तो फिर हम डेटा जो है वो कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं? ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो साइकिट-लर्न ये एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, वहाँ से भी हम लोग डेटा इंस्टॉल कर सकते हैं, या इंस्टॉल नहीं, डेटा को ले सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। केगल भी एक मशीन लर्निंग या फिर पाइथन स्क्रिप्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप जाओगे, आपका लॉगिन करोगे और फिर वहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, तो फिर वो आप वहाँ से डाउनलोड करके फिर आपके पावर बीआई में यूज़ कर सकते हो। अभी जो भी मैंने भी मोस्टली जो डेटा सेट्स लिए हैं वो भी केगल से ही लिए हैं। वो एक जिप फाइल आपको मिलती है, डाउनलोड जब आप करोगे किसी पे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी होती है, फिर डाउनलोड करोगे, फिर आपके पास जिप फाइल आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट होता है सर्वे। सर्वेज मतलब क्या होता है कि आप लोगों को जाके पूछो, उनको क्वेश्चंस पूछो। अभी जो मैंने आइसक्रीम सेल्स का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई अगर शॉप वाला ओनर हो तो उसने कोई प्रोडक्ट बेचा और फिर उस कस्टमर से उसका बारे में फीडबैक लिया, तो उस फीडबैक के वक्त उसे भी हम सर्वे ही कह सकते हैं ना, कि हम लोगों से जाके पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर जो भी उसके आंसर्स है वो एक फाइल में स्टोर करेंगे, तो फिर उस फाइल पर हम वर्क कर सकते हैं, तो उसे भी हम डेटा ही कहेंगे। तो अभी जो बहुत रिसेंट चल रहा है उसे गूगल फॉर्म्स है, ओके। गूगल फॉर्म्स में भी क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें फिल करनी होती है, हम लोग फिर सबमिट कर देते हैं, तो फिर वो भी तो एक फ़ाइल में जाके स्टोर होगी, राइट। ये तो डिजिटल सर्वे हो गया, राइट। तो फिर हम सर्वेज कंडक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स की मदद से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। आगे हमारे पास है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो अगर हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पे वर्क करना है, तो वो भी तो प्रोटेक्टेड जो डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वो कंपनी को हमें उसका एक्सेस देना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें वर्क करना है उस पर। तो फिर वो भी तो हमारे पास डेटा मिला, ये भी एक सोर्स है कि डेटा कलेक्ट कर। लेकिन कोई भी हमें फ्री में डेटा देने वाला नहीं है, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अगर हम वर्क कर रहे हो तभी हमें वो डेटा मिलेगा। ये जस्ट एक सोर्स है कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वेब से। वेब के बारे में हमने देखा था जब हम डेटा कनेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने वेब से डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, वो विकीपीडिया वाला एग्जाम्पल, ओके। इंडियन कल्चर हमने उसे सेव किया था वैसे वाले। तो वो ये वेब पे जाके भी हम लोग सर्च करेंगे, फिर नोट करके स्टोर करेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम रिसर्च करके वेब से
डेटा को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई टॉपिक हमें स्पेसिफिकली दे दिया तो हम वेब पे जाएंगे, सर्च करेंगे। किसी को समझो हिस्ट्री वाला टॉपिक दे दिया तो फिर वो हिस्ट्री के बारे में सर्च करेगा, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके रिगार्डिंग वो डेटा बनाएगा और फिर उस पर वर्क करेगा। तो वैसी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है, क्यों मशीन लर्निंग होता है हमारे लिए, हमारे पास, और उसका कंसेप्ट ही क्या है, वो हम लोग अभी जानेंगे। तो मशीन लर्निंग ये एक ब्रांच होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मतलब मशीन लर्निंग भी छोटा है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे। दैट enables system to learn from data, identify patterns and make decisions with minimal human intervention। हम ह्यूमन लोग उसमें कम ही इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, वो अपना काम खुद से करता रहेगा, हमें बस उसे थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ती है, मतलब थोड़ा डेटा देना पड़ता है, फिर वो खुद से ही अपने आप ही पैटर्न बना लेगा, अपने आप से ही वर्क करके खुद ही चीज़ें बनाएगा और फिर उसको फॉलो करके पैटर्न बना के उस पैटर्न्स को फॉलो करके फिर डिसीजंस बनाएगा और फिर वो डिसीजंस हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, वैसी चीज़ें होती है। तो ये सारा कंसेप्ट मशीन लर्निंग होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले आता है, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है, मतलब मशीन लर्निंग के अंडर डीप लर्निंग आता है, आर्टिफिशियल के अंडर मशीन लर्निंग आता है। ओके, तो अभी मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। तो अभी सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, तो अभी हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। कोई तो एक क्लास, स्कूल में कोई तो एक क्लास है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर होता है, राइट। तो टीचर उन बच्चों को गाइड करेगा, उन बच्चों को सिखाएगा, फिर वो बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मशीन, जो बच्चे है उसको मशीन कंसिडर कर लो और जो टीचर है उसको तो ह्यूमन ही है, ठीक है। तो मॉडल इज़ ट्रेंड ऑन लेबल डेटा। लेबल डेटा मतलब कोई तो एक है जिसकी उस मशीन पर नज़र है, जो उस मशीन को सिखा रहा है, तो वहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग कहा जाता है। कोई अगर मशीन को सिखा रहा है, कोई मशीन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये करो फिर ये सीखो, वैसे वाला कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे मॉडल को सिखाया जाता है, कोई तो होता है उसे ट्रेन करने के लिए। तो ये तो सिंपल वाला फंडा है, कोई तो है सिखाने के लिए मशीन को और फिर उसे सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। अभी अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, यहाँ पर मशीन को सिखाने के लिए कोई नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी जब हम बड़े होते हैं तो कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आने के बाद जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग लेक्चर्स बंक करते हैं तो वो तो हमें आता ही नहीं लेकिन एग्ज़ाम्स तो हमें देने ही होते हैं, राइट। तो एग्ज़ाम्स देने के लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम वो पढ़ाई कैसे करते हैं, अभी टीचर्स तो बार बार आके नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, बच्चे खुद से पढ़ते हैं, खुद से अपने अपने सोर्सेज ढूंढते हैं पढ़ने के लिए। वो गूगल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर यहाँ पे कोई पढ़ाने वाला होता नहीं है, ठीक है। अनसुपरवाइज होता है, जो भी मॉडल है उसके पास कोई लेबल नहीं है, उसके पास कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, वो खुद से रिसोर्सेज ढूंढेगा, पढ़ेगा और फिर ट्राई करेगा, और अगर ठीक से उसे प्रॉपर जो भी उसको रिक्वायर आउटपुट था वो मिलेगा, मतलब हमें एग्ज़ाम्स में अगर अच्छे मार्क्स मिले तो हम वैसे ही पढ़ेंगे अगली बार भी, या फिर नहीं तो फिर हम कुछ और ढूंढेंगे, राइट। या फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर टीचर्स के लेक्चर्स बंक नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें कम कर देंगे, राइट। तो वैसे होता है ये अनसुपरवाइज लर्निंग। तो यहाँ पे जो मॉडल है, जो बच्चा है, वो उसके पास कोई टीचर नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए द मॉडल इज ट्रेंड ऑन अनलेबल्ड डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, इसका हम एग्जांपल क्या ले लेंगे कि कोई एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पास क्या होता है कि पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, अगर उसने ठीक से पढ़ाई की और उसने जो भी उसको कहा गया है, जैसे कि खेलने के लिए अगर उससे थोड़ा ही टाइम दे दिया तो उसी टाइम में वो खेल के वापस आता है घर में, तो फिर ये तो उसको कुछ रिवॉर्ड देना बनता है। तो पेरेंट्स उसको कुछ अच्छी चीज़ें देते, अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो वो फिर वो दे देते, उससे वो खुश हो जाता है, राइट। वो बच्चा खुश होगा और फिर अगली बार से भी वो उसको फॉलो करेगा, उसी चीज़ों को फॉलो करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, और फिर वो उसी तरह से काम करता है। अगर नहीं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वैसे ही रीइंफोर्समेंट में होता है,
अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है, अभी बहुत से है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स है, तो उसमें मशीन लर्निंग का यूज़ है। मेडिकल डायग्नोसिस में मशीन लर्निंग का यूज़ है। ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे मशीन लर्निंग यूज़ किया जाता है। स्टॉक मार्केटिंग में है, फ्रॉड डिटेक्शन में है, पर्सनल असिस्टेंस में है, स्पैम, अगर ईमेल स्पैम्स हो तो उसको भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, तो ये तो बहुत ही बड़ा वाला एग्जांपल है और मोस्टली यही बताया जाता है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। अभी हम यूट्यूब पे भी अगर सॉन्ग सुन रहे हो तो हमें, अगर कोई सॉन्ग हमने 2 बार 3 बार सुन लिया तो फिर बाद में भी हमें वही दिखाया जाता है अगर हम अगली बार भी यूट्यूब ओपन करो। ट्रैफिक प्रेडिक्शन, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज रिकग्नाइजेशन, ये बहुत सारे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जगह पे मशीन लर्निंग यूज़ ही किया जाता है अभी के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है।